हाय गाइस एंड वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ कर लो बात। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहने वाला है वो थोड़ा सा थ्योरेटिकल साइड पे रहने वाला है। राइट। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा फ्री कंसेंट या कंसेंट एज होल रादर। ठीक है, उसके साथ साथ एक टॉपिक जो फ्री कंसेंट से ही कनेक्टेड है वो है कोअर्जन के बारे में। ठीक है, तो अगर हम बात करें कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्मेशन की तो कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे है। एक ऑफर होता है, हमें उसको एक्सेप्ट करता है कोई दूसरी पार्टी, मतलब आप ऑफर देंगे, सामने वाली पार्टी एक्सेप्ट करेगी। ठीक है, वो दोनों चीजें जब हो जाती है कंबाइन तो एक प्रॉमिस बनता है। अब ऑफर क्या होता है, आप कोई चीज किसी को देना चाह रहे हैं, सेल करना चाह रहे हैं, एनीथिंग। ठीक है, ये आपने ऑफर करा किसी को देने के लिए। एक्सेप्टेंस वो आएंगी कि वो आपसे एग्री करेंगे कि हाँ ठीक है, आप जो कह रहे हैं मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। तो आपने जो ऑफर दिया है, अगर उसमें आप सामने से कोई कंसिडरेशन डिमांड नहीं कर रहे हैं तो ये प्रॉमिस कभी नहीं बनता है। आपका कंसिडरेशन तो एक हो ही गया कि या तो आप बाय करना चाह रहे हैं या सेल करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो बाय करना चाह रहे हैं तो आप पैसा देना चाहेंगे, सेल करना चाह रहे हैं तो आप कोई गुड्स दे रहे हैं। ठीक है, सामने वाली पार्टी भी कुछ देगी उसके अगेंस्ट, या तो बार्टर होगा, कोई और गुड आपको मिलेगा, या फिर वो आपको पेमेंट करेंगे। तो बेसिकली कंसिडरेशन दोनों साइड से होनी चाहिए, यानी कुछ आप उनको दे रहे हैं, कुछ वो आपको दे रहे हैं, ये होता है कंसिडरेशन। तो प्रॉमिस अलोन सफिशिएंट नहीं है, दोनों साइड से कंसिडरेशन होना चाहिए, सिंगल साइड से नहीं। ठीक है, तो एक एग्रीमेंट फॉर्म होता है। अब एग्रीमेंट फॉर्म होने के बाद में उसको एनफोर्सेबल होना बहुत जरूरी है बाय लॉ। अब ये एनफोर्सिबिलिटी कहाँ है, ये सेक्शन 10 के अंदर प्रोवाइडेड है, जो अपने आप में एक सेपरेट टॉपिक है। बट हमें बस ये ध्यान रखनी है कि कंडीशंस प्रोवाइडेड है सेक्शन 10 के अंदर कि ये सारी चीजें होनी चाहिए। ये जब सेक्शन 10 की कंडीशंस भी फुलफिल हो जाती है तो एनफोर्सिबिलिटी आ जाती है लॉ की एक एग्रीमेंट के पास। और जब एक एग्रीमेंट एनफोर्सिबल हो जाता है बाय लॉ तो एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होता है। ठीक है, अब कंसेंट और फाइन कंसेंट के बीच का जो डिफरेंस है ना वो बहुत हेयरलाइंड है। ठीक है, बहुत थिन है डिफरेंस। हम थोड़ा सा इसको आराम से समझेंगे। राइट। अब डेफिनेशन ऑफ कंसेंट क्या है, पहले तो लैटिन मैगजीम क्या है, कंसेंसस एड इडम, एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। यही है इसका मतलब। आप जिस चीज के लिए बात कर रहे हैं मैं वही बात समझ रहा हूं या नहीं। फॉर इंस्टेंस, आप अपन इसके बारे में थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे। एक मैजिक ये मिरर इमेज टेस्ट होता है, इसको ध्यान रखिएगा। मिरर इमेज में क्या होता है, आप जब शीशे के सामने व्हेन यू आर स्टैंडिंग, आप अपना राइट हैंड खड़ा करते हैं तो सामने वाली जो पार्टी है ना, मतलब सामने आपका रिफ्लेक्शन ही है, वो अपना लेफ्ट हैंड खड़ा करेगा। ठीक है, मिरर इमेज में इतना ही डिफरेंस होता है एक चीज का कि आपका राइट उसका लेफ्ट हो जाता है। ठीक है, और कंसेंट के अंदर भी यही चीज होती है। डिफरेंस क्या होता है, बस आप एक बात के लिए कंसेंट दे रहे हैं, वो दूसरी बात के लिए दे रहे हैं, यानी कोई सेलिंग के लिए दे रहा है तो दूसरा बाइंग के लिए दे रहा है। एक फैक्टर चेंज हो जाता है, इसीलिए इसको मिरर इमेज टेस्ट भी कहा जाता है, ताकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हो। ठीक है, नाउ अब ये बात तो आप समझ ही गए, दो या दो से ज्यादा लोग एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस कर रहे हैं तो इसको कंसेंट बोला जाता है। अब कॉन्सिक्वेंस क्या होते हैं कंसेंट के, सेम थिंग इन द सेम सेंस अगर नहीं है तो कोई एग्रीमेंट ही नहीं बनेगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कोई एग्रीमेंट ही फॉर्म नहीं हो रहा। इट इज नॉट अबाउट कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट तक आप पहुंचे ही नहीं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंचने के लिए आपको एग्रीमेंट तक पहुंचना है, और बिना कंसेंट के तो आप एग्रीमेंट ही फॉर्म नहीं करेंगे। तो ये वॉइड एब इनिशियो हो जाता है, यानी कि जो आपका एग्रीमेंट है वो शुरू से ही वॉइड है, क्योंकि कोई कंसेंट नहीं है, यानी आप सेम चीज के लिए सेम चीज सेंस में एग्री नहीं किए हैं। और अगर आप सेम चीज के लिए सेम सेंस में एग्री कर रहे हैं तब एक एग्रीमेंट फॉर्म होता है। ठीक है, फिर उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट होता है, डिपेंड करता है कि वो कंसेंट फ्री है या नहीं, बिकॉज वो एक इंपॉर्टेंट असेंशियल है फॉर एनफोर्सिबिलिटी ऑफ लॉ ऑफ एन एग्रीमेंट। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, एक पर्सन है ए, सेलर है, ठीक है, वो लाल गाड़ी बेचना चाहते हैं अपनी। ठीक है, और पर्सन बी जो है वो पर्सन ए से ही गाड़ी खरीदना चाहते हैं, बट वो समझ रहे हैं कि वो बेसिकली ब्लू गाड़ी बेच रहे हैं। तो अब ये भाई साहब अपनी लाल गाड़ी बेचना चाह रहे हैं, ये ब्लू गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं। इन्होंने बोला कि आप मुझसे गाड़ी खरीदेंगे, तो इन्होंने बोला जी हम बिल्कुल खरीद लेंगे। नाउ यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये जो गाड़ी बेचना चाह रहे हैं और ये जो गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं, दोनों का इंटेंट क्लियर है कि हाँ बाय करना चाह रहे हैं, सेल करना चाह रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट के सारे एसेंशियल फुलफिल हो रहे हैं। बट जो सब्जेक्ट मैटर है उस पे ही क्लैरिटी नहीं है, यानी कि यू आर नॉट एग्रीइंग टू द सेम थिंग इन द सेम सेंस। ये होता है कंसेंट का गेम। तो यहाँ पे कभी कोई एग्रीमेंट ही फॉर्म नहीं हुआ, तो जब ये सिचुएशन आएगी कि ये फाइनली गाड़ी देने जाएंगे, वो बोलेंगे ये गाड़ी तो खरीदनी ही नहीं है, मेरे को तो ब्लू वाली गाड़ी खरीदनी है। तो ये बोलेंगे कि इनके बीच में कोई एग्रीमेंट ही फॉर्म नहीं हुआ। तो एग्रीमेंट ही फॉर्म नहीं हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट तक तो बात ही नहीं गई, ये एग्रीमेंट पे ही सिचुएशन खत्म हो गई। ठीक है, तो अगर कंसेंट नहीं है तो एग्रीमेंट वॉइड हो जाता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं फ्री कंसेंट की तरफ। अब आप इसको ये समझिए कि कंसेंट जो है ना वो एक फनल है।
ठीक है। कंसेंट मिलना एक चीज है, किसी को भी मिल सकती है कंसेंट, बट उस कंसेंट में ना कुछ चीजें हैं जो नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज वो कंसेंट फ्री नहीं रहेगी। तो सेक्शन 14 फ्री कंसेंट के बारे में बात करता है। वो कहता है कोवर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक। मिस्टेक के केस में तो एक केस में वॉइड भी हो जाता है, एक केस में वॉइडेबल होता है, वो सेपरेट टॉपिक है, ठीक है। बट सेक्शन 14 कहता है अगर ये सारी चीजें हैं तो आपकी कंसेंट फ्री नहीं है। अब फ्री कंसेंट नहीं है, नाउ रीड हियर, कंसेंट अलोन इज नॉट इनफ, इट मस्ट बी फ्री कंसेंट टू बी कंसिडर्ड अ वैलिड एग्रीमेंट। ये एक इंपॉर्टेंट एसेंशियल है जो हम ऊपर बात कर रहे थे कि देयर आर सम इंपॉर्टेंट एसेंशियल जो आपको फुलफिल करने होते हैं ताकि आपका एग्रीमेंट एनफोर्सिबल बाय लॉ हो, राइट। ये जब चीजें हो जाती है, कंसेंट फ्री हो जाती है, तो यहाँ पे फ्री कंसेंट के अलावा बाकी एसेंशियल्स हम प्रिज्यूम कर रहे हैं कि वो फुलफिल्ड है, ठीक है, और फ्री कंसेंट उसके साथ आ जाती है, तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनता है। अब लीगल इफेक्ट क्या होता है? लीगल इफेक्ट ये होता है कि अगर लैक ऑफ फ्री कंसेंट है तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में जो पार्टी एग्रीव्ड होती है, यानी जिसके साथ में जिसकी कंसेंट बेसिकली फ्री नहीं है, वो चाहे तो एक्सेप्ट कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट और वैलिडेट करा सकता है, ठीक है। और ये वैलिडेट ऐसा नहीं होता है कि आप सोच रहे हैं कि उसके साथ तो गलत हुआ तो वो गलत कॉन्ट्रैक्ट क्यों, नहीं। कोर्ट उसके जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसको करेक्ट कर देता है और कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करा देता है, ठीक है। और वो चाहे तो रिजेक्ट भी कर सकता है कि मुझे ये चीज नहीं बेचनी है, मैं इस कॉन्ट्रैक्ट से एग्री नहीं करता। बस जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो एग्रीड पार्टी पे रहता है, इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और कंसेंट किसी भी प्रेशर, कंपल्शन, इन सब चीजों से फ्री होनी चाहिए। अब बेसिक जो डिफरेंस है हमारा कंसेंट और फ्री कंसेंट के बीच में वो क्या है? यहाँ पे क्लैरिटी की बात है कि दोनों पार्टी सेम चीज के लिए सेम सेंस में एग्री करे, ठीक है। यहाँ पे वो ये हो रहा है, यहाँ पे कंसेंट फॉर्म हो रही है, बट वो फ्री है या नहीं वो किस पे डिपेंड करता है कि भैया कंसेंट कंपल्शन, प्रेशर, कंफ्यूजन इसके थ्रू नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कोई भी कंफ्यूजन वगैरह, कंपल्जन या अनड्यू इन्फ्लुएंस पार्टी के ऊपर नहीं होना चाहिए, तब उस कंसेंट को फ्री माना जाता है, ठीक है। स्टेटस एंड रिजल्ट क्या रहता है? ये अगर नहीं है तो वॉइड एब इनिशियो, यानी कोई कॉन्ट्रैक्ट तो बनेगा ही नहीं क्योंकि एग्रीमेंट ही नहीं बन रहा फर्स्ट प्लेस पे। और ये अगर नहीं है तो वॉइडेबल हो जाता है। जनरली एक ऐसा केस भी है जहां वॉइड होता है मिस्टेक का, सेपरेट टॉपिक अगेन, ठीक है। तो जनरली वॉइडेबल हो जाता है, यानी जिस पार्टी की कंसेंट फ्री नहीं है वो डिसाइड करेगा उसको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे कोई एग्रीमेंट ही नहीं बना तो राइट्स कोई क्रिएट नहीं होते हैं। यहाँ पे राइट्स क्रिएट होते हैं, बट अगर कॉन्ट्रैक्ट खींच लिया जाए वापस, अगर कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कराया जाए तो राइट्स क्रिएट होते हैं, अगर खींच लिया जाए तो नहीं होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कोई राइट्स नहीं होते तो ट्रांसफर होना इम्पॉसिबल है, और यहाँ पे अगर राइट्स क्रिएट हो जाते हैं तो वो थर्ड पार्टी यानी कि आपके लीगल हेयर्स वगैरह को ट्रांसफर भी हो सकते हैं, बोथ राइट्स एंड ड्यूटीज, ठीक है। अब हम एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं जो कि फ्री कंसेंट के एक्सटेंशन में ही है। एक ऐसी चीज जो आपकी कंसेंट को फ्री होने से रोकती है, वन ऑफ दोज थिंग्स, कोअर्जन। ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, एक पर्सन चाहता है कि दूसरा पर्सन उसके साथ एग्रीमेंट कर ले, लेकिन दूसरा पर्सन नहीं चाहता कि वो एग्रीमेंट करे। तो ये जो पार्टी है, ठीक है, इनको हम ए मान लेते हैं, राइट। ये चाहते हैं एग्रीमेंट हो जाए, तो ये या तो कोई ऐसा काम करते हैं जो कि बीएनएस में अलाउड नहीं है, या फिर ये अनलॉफुली उनकी प्रॉपर्टी को किसी भी तरीके से डिटेन करते हैं। अब ये ऐसा कोई एक्ट कमिट भी कर सकते हैं और थ्रेटन भी कर सकते हैं, यानी कि पैर पे गोली चलाना और गन दिखाना, दोनों ही चीजें फोरबिडन है। प्रॉपर्टी को एक्चुअली डिटेन करना या डिटेन करने का थ्रेट देना कि तुम्हारी वो जो बाइक नीचे खड़ी है ना, उसपे मैं ऐसा लॉक लगा दूंगा तुम चला ही नहीं पाओगे, नहीं तो ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, ऐसी चीजें होना, दोनों ही केसेस अगर हो रहे हैं, ठीक है, तो इस केसेस में हम ये मानेंगे कि उन्होंने एक ऐसा काम किया है जो अनलॉफुल है, ठीक है। तो ये अनलॉफुल डिटेंशन ऑफ प्रॉपर्टी होना या कोई ऐसा काम करना जो बीएनएस में फोरबिडन है, कमिट करना या थ्रेटन करना, बोथ केसेस, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो हमारा स्कोप है कोर्जन का वो कैसा है, ठीक है। तो ऑफेंसेस का जो स्कोप होता है, ऑफेंसेस मतलब जो हमारे पीनल प्रोविजंस होते हैं जिससे कि बीएनएस के अंदर है, वो नैरो है, ठीक है, फॉरबिडन इन बीएनएस। बट प्रॉपर्टी का स्कोप हमारा थोड़ा सा बड़ा है, यानी कि अगर किसी सिविल एक्शन के अंदर भी आपने प्रॉपर्टी को डिटेन कर लिया, थ्रेटन नहीं किया, उन्होंने आपको दी थी या कुछ हुआ, आप सिविल एक्शन लेते हैं उनके अगेंस्ट, क्रिमिनल एक्शन नहीं लेना चाहते, तो वो सिविल एक्शन का जो बेसिस है ना, उसके बेसिस पे भी प्रॉपर्टी को डिटेन करा जा सकता है। तो प्रॉपर्टी वाले रिगार्डिंग थोड़ा सा स्कोप बड़ा है कोर्जन का, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, ए थ्रेटन्स बी ऑन एन इंग्लिश शिप इन द हाई सीज, ठीक है, कि मैं नीचे फेंक दूंगा, ठीक है, नहीं तो आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करो। तो बेसिकली वो साइन कर लेते हैं, और जब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात आती है कलकत्ता में, क्योंकि बी ने ऑब्वियसली मना कर दिया कि मैं परफॉर्म नहीं करूंगा, तो उन्होंने डर के मारे कर लिया कॉन्ट्रैक्ट साइन कि मुझे पानी में फेंक देंगे, ठीक है। तो वो चीज
जब ऐसी सिचुएशन हुई तो कोर्ट ने क्या बोला, कोर्ट ने बोला कि आईपीसी वहां पे इन्फोर्स्ड है या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है, वो एक्शन जो है वो कोअर्सिव है या नहीं, मैटर सिर्फ ये करता है, आईपीसी का वहां पे फोर्स में होना नहीं होना उससे कोई लेना देना नहीं है कॉन्ट्रेक्चुअल लॉ का, वो सिर्फ एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस है। ठीक है, तो इसको कोवर्जन माना गया। राइट नाउ दिस केस रंगनाक्याम्मा वर्सेस अलवर सेठी। ठीक है, ये हस्बैंड फ्यूनरल केस है और ये बहुत लैंडमार्क जजमेंट है। ठीक है, यहाँ पे एक विडो को फोर्स किया गया था कि आप एक बच्चे को अडॉप्ट करिए, वरना हम आपको आपके हस्बैंड की डेड बॉडी प्रोवाइड नहीं करेंगे। ठीक है, इसके चलते उन्होंने उस बच्चे को अडॉप्ट किया, लीगली पेपर साइन किए, सब कुछ किया, वो बच्चा बेसिकली इनकी कस्टडी में आ गया। उन्होंने बाद में इस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने से मना कर दिया, बोले मैं इस अडॉप्शन को नहीं मानती हूँ। नाउ उस टाइम पे सेक्शन 297 ऑफ आईपीसी यही एक्ट कि आप किसी पर्सन को राइटफुली, अगर वो बेसिकली रिलेटिव है या लीगल हेयर है, किसी को डेड बॉडी एक्वायर करने से रोक रहे हैं फॉर द फाइनल रिचुअल ऑफ द पर्सन हु इज डेड, तो ये पनिशेबल है आईपीसी के अंदर। ठीक है, आज भी है बीएनएस के अंदर। तो कोर्ट ने ये बोला कि ये जो आपने चीज की है ना, ये बेसिकली फॉरबिडन है आईपीसी के अंदर, तो आपका जो ये कॉन्ट्रैक्ट है वॉइडेबल है, और ये ऑब्वियसली ये चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को डिसऑनर करके कैंसिल करा सकती हैं। तो शी वॉज राइट। नाउ थर्ड पार्टी कोवर्जन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। आपको ये बात ध्यान रखने की जरूरत है कि आप और मैं पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, और ये एक बॉटल है। ठीक है, ये एक थर्ड पर्सन है। नाउ दिस थर्ड पर्सन ये आपको कोर्स कर भी सकते हैं, और आपको कोर्स करने के लिए हो सकता है मैं इनके ऊपर कोई एक्शन ले लूं। लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैं एग्रेसर हूं। ठीक है, आपकी कंसेंट फ्री नहीं है, मैं इनको भिजवा के भी आपको डरा धमका सकता हूं, आपकी प्रॉपर्टी डिटेन कर सकता हूं, करेक्ट। और मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैं इनकी तरफ गन तान के बोलूं कि आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करिए, तो आप सोचेंगे अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करूंगा तो इसकी जान को खतरा, और आपने कर दिया। तो आपको ये बात समझने की जरूरत है कि कोर्जन कैन बी एक्सरसाइज्ड ऑन और बाय अ स्ट्रेंजर, यानी कि किसी स्ट्रेंजर पे हो भी सकता है और वो स्ट्रेंजर कर भी सकता है। राइट, यहाँ पे प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं लगता कि वो तो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी ही नहीं था तो क्यों हुआ ऐसा। राइट, तो इसको आपको ध्यान रखना है, यानी कि अगर दो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी है, ठीक है, इनको हम मान लेते हैं एग्रेसर है, ये है हमारी पार्टी जिनकी कंसेंट फ्री नहीं है, ये थर्ड पार्टी जो स्ट्रेंजर है ये इनको गन दिखा के कॉन्ट्रैक्ट साइन भी करा सकता है, और मैं एग्रेसर इनको गन दिखा के ये भी कह सकता हूँ कि इनको गन दिखाते हुए आपको ये कह सकता हूँ कि प्लीज साइन द कॉन्ट्रैक्ट और एल्स आई एम गोना किल दिस पर्सन एंड हिज ब्लड विल बी ऑन योर हैंड्स। तो ऑब्वियसली किसी पे भी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, आप नहीं चाहेंगे कि किसी का खून हो जाए आपकी आंखों के सामने जस्ट बिकॉज यू फेल टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट, और ये बहुत अनड्यू प्रेशर क्रिएट करके आपसे साइन करवाया जा सकता है। ऑब्वियसली आप नहीं भी करेंगे तो कोई लाइबिलिटी नहीं है, बट एक नेचुरल सर्कमस्टांस में अगर हम देखें तो आप खुद को वहां पोजीशन करेंगे तो ऑब्वियसली कोई भी साइन कर देगा कॉन्ट्रैक्ट, अनलेस कुछ बहुत ही क्रूअल हो उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। ठीक है, नाउ थ्रेट टू कमिट सुसाइड, ये इसके बारे में हमने एक शॉर्ट भी डाला हुआ है चैनल पे, तो आपको पता होगा। तो ये जो चिकम वर्सेस चिकम का केस है, ठीक है, इसमें हुआ क्या था, बेसिकली ये बोला गया कि एक टाइम पे ये माना जाता था कि अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड जो है ना वो प्रोहिबिटेड है, ठीक है, पनिशेबल है। बट उसके लिए अगर किसी ने सुसाइड कर ली तो उसको आप पनिश कर ही नहीं सकते। तो अटेम्प्ट करना एक्चुअली पनिशेबल है, कि मैंने अगर अटेम्प्ट कर दिया तो वो पनिशेबल है, अदरवाइज वो पनिशेबल नहीं है। नाउ ये एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन आ गई थी। तो यहाँ पे ये था कि जो वाइफ है वो अपने हस्बैंड को थ्रेटन कर रही थी कि हम सुसाइड कर लेंगे। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है, सारी चीजें हो जाती है। कोर्ट में जब मैटर पहुंचता है तो फिर ये बोलते हैं कि ये तो अटेम्प्ट होगा तो पनिशेबल है, अटेम्प्ट नहीं किया तो कैसे आप इसको फॉरबिडन बोल सकते हैं आईपीसी के अंडर। यहाँ पे कोर्ट ने क्या रीजनिंग दी, कोर्ट ने कहा कि कोर्जन की तरफ बिल्कुल ये कोर्जन की तरह काउंट होगा। क्यों? बिकॉज द थ्रेट इंप्लाइज इंटेंट, हमको ये देखना है कि आपके अंदर इंटेंट है या नहीं है, आपने जो थ्रेट दिखाया है क्या वो ऐसा है कि कल को आप ये चीज कर सकते हैं, मतलब आपके अंदर इंटेंट तो है कि मैं ये कर दूंगा अगर तुमने नहीं किया, यानी मैं सुसाइड कर लूंगा अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट को साइन नहीं किया। ठीक है, और दूसरी बात केपेबिलिटी, इंटेंट अकेले का क्या करेंगे, अगर कोई पर्सन है वो केपेबल ही नहीं है, फॉर इंस्टेंस कोई टॉप टू बॉटम पैरालाइज्ड है, वो क्या सुसाइड, बोलने से सुसाइड थोड़ी हो जाएगा अगर उसका हाथ पैर नहीं चल रहा है। ठीक है, तो वो अगर केपेबल है और उसके अंदर इंटेंट दिखा रहा है वो, तो इसको कोवर्जन की तरह ट्रीट किया जा सकता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि भैया उन्होंने अटेम्प्ट किया या नहीं किया। ये बहुत ही एक लैंडमार्क जजमेंट है कॉन्ट्रेक्चुअल लॉ का। राइट, आपको ध्यान भी रखना, और इजी टू रिमेंबर है, चिकम वर्सेस चिकम, इसको आप भूल भी जाएंगे तो कोई इशू नहीं है, याद रख ले तो भी कोई इशू नहीं है, बट चिकम वर्सेस चिकम के थ्रू आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, तो इवन इफ अटेम्प्ट इज नॉट पनिशेबल अंडर
मॉडर्न बीएनएस द एग्रीमेंट इज वॉइड। क्यों? बिकॉज इमोरल एंड अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है। 2017 या 18 में आया था वो, मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग एक एक्ट आया था। तो ये जो है अटेम्प्ट टू सुसाइड, इसको बेसिकली इस पे सेंसिटिव हुई थी फाइनली हमारा जो लॉ है, कि भाई अगर कोई सुसाइड कर रहा है तो उसकी सिचुएशन कैसी रही होगी, और आप उसको पनिश करने की बातें कर रहे हैं। तो इसको हटा दिया गया कि ये पनिशेबल नहीं है। ठीक है। तो अब ये पनिशेबल नहीं है, तो क्या आज की डेट में अगर बेसिकली कोई थ्रेट करता है मेरे को कि मैं सुसाइड कर लूंगा, और नहीं तो आप अपना घर का कागज वागज मेरे नाम कर दीजिए, तो क्या वो वैलिड हो जाएगा? डेफिनेटली वो वैलिड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो इमोरल एंड अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है। यानी कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जो कि पब्लिक पॉलिसीज के अगेंस्ट जाते हैं, उनको हम एनफोर्स नहीं करा सकते हैं। अगेन इट इज अ सेपरेट टॉपिक इन इट सेल्फ, बट आपको इतनी सी बात ध्यान रखनी है, दैट इट इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। यानी अगर हम ऐसी चीजें अलाउ कर देंगे, तो जो कॉन्ट्रेक्चुअल लॉ का पर्पस है वो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट चल जाएगा, उसका पर्पस डिफीट हो जाएगा। ठीक है। जुरिस्डिक्शनल रीच एंड एक्सेप्शन। नाउ, फिक्शन ऑफ लॉ, आईपीसी वाज नॉट इन फोर्स। अब मतलब एक टाइम पे जेएनके में ऑब्वियसली फोर्स में नहीं था। ठीक है। तो थ्रेट जेएनके में हुआ, और जो एनफोर्सिबिलिटी है कॉन्ट्रैक्ट की वो इंडिया के अंदर हो रही है। क्या माना जाएगा? हमने ऊपर शिप वाले केस में डिस्कस किया था कि आईपीसी बिल्कुल, कॉन्ट्रैक्ट आप जहां पे एनफोर्स करा रहे हो, फिर कहीं पे भी हुआ हो वहां पे आईपीसी एप्लीकेबल है या नहीं है, बट जहां आप करा रहे हो एनफोर्स वहां तो आईपीसी एप्लीकेबल है। आपने जो एक्ट किया है वो आईपीसी के अंदर फोरबिडन है। बात खत्म हो गई। तो ये माना जाएगा कि आईपीसी जहां पे आपने एक्ट किया भले ही नहीं है, बट अगर एनफोर्सिबिलिटी इंडिया में आके हो रही है, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आईपीसी जहां पे कॉन्ट्रैक्ट आपका बना वहां पे इन्फोर्सेबल था या नहीं था, इट डजेंट मैटर। ठीक है। अब कुछ ऐसे एक्सेप्शन जहां पे कोर्जन नहीं होता। स्टैट्यूटरी कंपल्शन। ठीक है। एक्शन डन इन फर्दरेंस ऑफ स्टेट अथॉरिटी। अब अगर स्टेट अथॉरिटी के फर्दरेंस मतलब स्टेट के ऑर्डर के अंदर आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो कंपल्शन की तरह काउंट हो जाता है, तो उसको आप ये नहीं कह सकते कि बेसिकली ये कोर्सिव एक्ट है। ठीक है। फॉर इंस्टेंस सपोज करिए कि अ, गन्ने की खेती के रिगार्डिंग, बायोफ्यूल के रिगार्डिंग कुछ रिक्वायरमेंट्स आई है नेशनल इंटरेस्ट के अंदर, और ये आ गया है कि ये जो भी गन्ने उगा रहे हैं उनको 90% ऑफ देयर प्रोड्यूस स्टेट को ही बेचना है, और इतने में बेचना है बिकॉज नेशनल नेशनल इंटरेस्ट है। ठीक है। एंड ऑल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी हैज बीन प्रूव्ड, रीजनेबल क्लासिफिकेशन लगा के सारी चीजें प्रूव कर दी गई है। तो फिर जो फार्मर ए है वो आके ये नहीं कह सकता कि ये तो मुझे कंपल्शन किया जा रहा है, मुझे कोर्स किया जा रहा है जबरदस्ती बेचने के लिए। नहीं, ये एक स्टैट्यूटरी कंपल्सेशन है, आपको करना पड़ेगा। ठीक है। और थ्रेट टू प्रोसिक्यूट, आप बेसिकली आप मैं आपको थ्रेट कर रहा हूँ कि आप अगर ये चीज नहीं करेंगे तो मैं आपके ऊपर केस फाइल कर दूंगा, बिकॉज ये लीगली आपको करना था या कुछ भी है। मैं आपको स्यू तो कर ही सकता हूँ ना, ये मेरी लीगल राइट है। ठीक है। मेरे पास लीगल राइट है, अगर मैं करेक्ट हूँ अपने पार्ट में तो आपको सू कर सकता हूँ, और ये अपने आप में कोई कोवर्जन नहीं होता है। लेकिन अगर मैं आपको मैलिशियसली प्रोसिक्यूट करने की बात कर रहा हूँ, मैलिशियसली मतलब आप गलत नहीं है। ठीक है। मैंने कुछ, आप अपने पार्ट पे कभी गलत थे ही नहीं, और मैंने बस आपको धमकी दे दी कि मैं आपको तो प्रोसिक्यूशन में फंसा दूंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, कॉन्ट्रैक्ट साइन करा दिया, और मैं आपने ही प्रूफ कर दिया कि ये जो धमकी थी ये मैलिशियस प्रोसिक्यूशन की थी, बेसिक प्रोसिक्यूशन की थी नहीं, क्योंकि मेरे पार्ट पे कोई गलती थी ही नहीं, मुझे झूठा धमकाया गया। तो ऑब्वियसली यहाँ पे ये वाला थ्रेट टू प्रोसिक्यूट किसी भी तरीके से एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है। मैलिशियस प्रोसिक्यूशन नहीं है। नाउ कोवर्जन, अगेन आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है। या तो एनफोर्स हो जाएगा। ठीक है। कोर्ट सही कर देगा आपके जो भी टर्म्स हैं। फॉर इंस्टेंस, मैंने आपको चक्कू दिखाया और मैंने आपसे सोने की चेन आपकी जो 1 लाख रुपए की 10,000 में ले ली। आप कोर्ट गए, आपने कोर्ट को बोला सर मेरे को तो ये कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स कराना है, आप इसको एनफोर्स करिए। तो कोर्ट अब बोलेगा कि 10,000 में तो ये अनफेयर है क्योंकि 1 लाख की चेन है। तो कोर्ट अब यहाँ पे ये करेगा कि मेरे को फोर्स करेगा कि आप 90,000 रुपए और पे करिए ताकि एक फेयर कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। ये होता है बेसिकली कोर्ट ऑफ लॉ में, अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हैं इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स को। लेकिन अब हम ये मान लेते हैं कि आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है। यू डोंट वांट टू एक्सेप्ट, यू वांट टू रिजेक्ट इट। तो आपने रिजेक्ट कर लिया, कैंसिल कर दिया आपने कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली, राइट। इसको बोलते हैं रिसेशन। ठीक है। और तब क्या होगा? रिसेशन के दो इफेक्ट होते हैं। ठीक है। एक तो ये कि भैया आपने जो पैसा मेरे से लिया 10,000 रुपए वो भी आप मुझे देंगे, और मैंने जो आपसे ली है चेंज छीनी है कोर्स करके जो भी है वो भी मैं आपको वापस दूंगा। तो ये दोनों चीजें हो जाती है। ठीक है। बेनिफिट्स दोनों साइड से रिस्टोर होने चाहिए, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है। एक छोटा सा कंपैरेटिव एनालिसिस है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। कोवर्जन वर्सेस ड्यूरेस। ठीक है। ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कोवर्जन होता है इंडियन लॉ में, ड्यूरेस होता है इंग्लिश लॉ में। ठीक है। तो कोवर्जन में क्या होता है? कैन बी कॉज बाय थर्ड पार्टी, कैन बी कॉज टू अ थर्ड पार्टी, हमने अभी ऊपर पढ़ा।
लेकिन इंग्लिश लॉ में ऐसा कुछ नहीं है। इंग्लिश लॉ में है जो पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट है ना, सिर्फ वही कोर्स हो सकती है। ठीक है। यहाँ पे बॉडी और प्रॉपर्टी दोनों के अगेंस्ट टारगेटिंग की जा सकती है। यहाँ पे सिर्फ बॉडीली इंजरीज कवर्ड है। ठीक है। यहाँ पे थ्रेट लेवल की बात करें तो यहाँ पे थ्रेट अलोन इज सफिशिएंट। इंडिया के कोवर्जन में थ्रेट अलोन इज सफिशिएंट टू कॉज कोवर्जन। लेकिन यहाँ पे विदाउट एक्चुअल एक्ट ड्यूरेस आप क्लेम नहीं कर सकते। यानी कि सच में आपको गोली नहीं मारी है पैर वैर पे या कुछ नहीं किया, सिर्फ गन दिखाने से, मतलब गन तो थोड़ा एक्सेसिव हो गया, वो तो होता ही है, बट मेरली थ्रेटन करना कि मुक्का मार दूंगा, नहीं तो साइन कर दे, इस तरीके की जो ट्रिवियल एक्ट होते हैं, उससे डर के अगर आपने साइन कर दिया तो मोस्ट प्रोबेबली वहां पे ड्यूरेस नहीं लगेगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, लिमिटेड आईपीसी स्कोप है, थोड़ा सा ब्रॉड है प्रॉपर्टी के लिए। बट यहाँ पे ये है कि सिविल और क्रिमिनल लॉ, यानी कि पूरा का पूरा लॉ, जितना भी लॉ है पूरे तरीके से कवर होता है ड्यूरेस के एस्पेक्ट में। बट बॉडी तक लिमिटेड है और पार्टीज तक लिमिटेड होना चाहिए, यानी कि प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे चलता है। तो ये बेसिकली बेसिक डिफरेंस है हमारा कोवर्जन और ड्यूरेस में। ये तो ध्यान रखना ही कि इन दोनों का बीच का डिफरेंस क्या होता है, एटलीस्ट नेमिंग डिफरेंस याद रखना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है आपके लिए, ये 4 पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है। सो दिस इज इट फॉर आवर टुडेज टॉपिक। अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। दिस इज कर लो बात।